हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं ज्योग्राफी और फर्स्ट नंबर लिखा है दोस्तों आपदा प्रबंधन। आपका क्या है? आपदा प्रबंधन, जो भूगोल का विविध चैप्टर होता है दोस्तों। इसमें से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज पूरी क्लियर करेंगे दोस्तों आपदा प्रबंधन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखे दोस्तों, उत्तर देख लीजिए। उत्तर लिखा है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात आ धमकती है। मतलब अचानक आ जाती है। अकस्मात मतलब अचानक आ जा धमकती है और अल्प समय में ही जान धन की अपार क्षति पहुंचाती है। और बोल रहा है कुछ ही समय में क्या है दोस्तों, कुछ ही समय में अपार क्षति देती है। ये हमें संकट की स्थिति में ला देती है। संकट की स्थिति में ये ला देती है। संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भयानक घटना आपदा कहलाती है। ऐसे ही जो संकट में ला दे, संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई ऐसे भयानक कोई घटना को क्या कहते हैं? आपदा कहलाती है। क्या आपदा कहलाती है, ठीक है। आप समझे होंगे। दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए। दूसरे शब्दों में लिखेंगे दोस्तों, दूसरे शब्दों में हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरे में डालने वाली अचानक घटना आपदा कहलाती है। जो हमारे जीवन को अचानक में खतरे में डाल दे, उसी क्या कहेंगे? आपदा कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये अचानक आने वाली एक घटना है दोस्तों, जिसको आपदा कहते हैं। जो बिना बुलाए आते हैं, जैसे भूकंप हो गया दोस्तों, ये क्या है? आपदा है। आपदा का क्या है? भूकंप। सुनामी हो गया आपका, और क्या भूसुखार हो गया, सूखा हो गया, ये क्या होती है? आपदा होती है। आपदा की उदाहरण होते हैं, ठीक है। आप समझेंगे आपदा किसे कहते हैं दोस्तों। स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है दोस्तों। उत्तर देख लीजिए। उत्तर क्या लिखा है दोस्तों आपका, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्ण एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचाने से है। आपदा प्रबंधन किस लिए किया जाता है दोस्तों, कि पूर्ण एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचाने के लिए आपदा को प्रबंधन करना चाहिए। प्रकृति आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। जैविक और अजैविक, और क्या होता है? प्रकृति और मानव निर्मित, ये दोनों जो होती है दोस्तों, क्या होती है? बहुत इसको नुकसान पहुंचता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करना और आपदा प्रबंधन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। आपदा प्रबंधन क्यों करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि ये जो होता है दोस्तों, आपदा के पूर्ण यानी पहले और पश्चात दोनों क्षति जो कम करने, क्षति ना हो दोस्तों, इसीलिए लोगों को जागरूक करना और आपदा प्रबंधन जितने भी नुकसान होते हैं आपदा प्रबंधन से, उसको सही से प्रबंध करना और बचाना, ठीक है। चलिए, और कम करना। चलिए आप समझे होंगे आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आप आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें। आपदा प्रबंधन के विवेचनों का क्या विवेचना करें, उद्देश्यों की विवेचना करें। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या लिखेंगे दोस्तों? उत्तर लिखेंगे, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य। आपदा कोई भी हो उसका क्या हो? प्रबंधन करना अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि उसमें क्षति आती है, उसमें नुकसान होता है लोगों का। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान उपस्थित होते हैं, यानी रुकावट उपस्थित होते हैं। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं होती। आम लोगों की सहभागिता तथा पंचायत की मदद से ठोस
प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं और वे निर्णय ही दीर्घकाल में प्रबंधन हेतु आवश्यकता होते हैं। प्रबंधन क्या होते हैं? आवश्यकता होते हैं। पुनः अनुमान या पूर्ण जानकारी से अपने आसपास घटने वाली किसी भी संभावित नुकसान विनाश से बचा जा सकता है। उत्तर बिहार के लोग कोसी की विशाल लीला से बचने के लिए आपसी संयोग से बाढ़ के अनुरूप जीवन क्या करते हैं? शैली बना लेती है, जीवन शैली बना लेती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप समझे होंगे दोस्तों। चलिए आप सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। उत्तर लिखा है तो आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो उससे धन जन एवं संसाधनों की अपार क्षति होती है। आपदा कोई प्रकार की हो, उसमें क्या होती है? जब आपदा आती है दोस्तों, जन क्षण कम ही समय में धन और जन संसाधनों की अपार क्षति होती है। इस संभावित अपार क्षति को कम करने या उपाय ही आपदा को क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। कम करने या उपाय को ही क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको कम किया जाए या उसके लिए कोई भी व्यवस्था एक बनाया जाए, उसी क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। ठीक है, चलिए आप समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो आपदा प्रबंधन में उपग्रह फोन का क्या उपयोग? उपग्रह फोन का क्या उपयोग? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर देख लीजिए। लिखा है दोस्तों, उपग्रह फोन आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला साधन है। क्या है? सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक उपयोग करने वाला ये साधन है क्या? उपग्रह फोन। ऐसे फोनों के लिए उपग्रह ही टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करते हैं। ये फ़ोन बहुत ही विश्वसनीय आवाज़ एवं डाटा संचार प्रदान करते हैं एवं उन्हें क्या करते हैं? उन्हें सुविधा अनुसार कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी ले जाया सकता है उपग्रह फ़ोन। ठीक है, ये आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और सबसे ज़्यादा प्रयोग इसमें किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको आप समझे होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है? स्पष्ट करें। सरकार की क्या भूमिका है दोस्तों, आपको यह बताना है। देख लीजिए उत्तर क्या लिखे हैं। उत्तर लिखे हैं दोस्तों, आपदा प्रबंधन में सरकार की अहम भूमिका। सरकार क्या है? अहम भूमिका है दोस्तों। सरकार को संबंधित या क्षेत्र विशेष में आने वाली आपदा की पूर्ण आशंका का ज्ञान होता है। पूरा आशंका क्या होता है? ज्ञान होता है, पहले उसको पता चल जाता है। अतः आपदा आने के पूर्व एवं आपदा आने के पश्चात दोनों ही स्थितियों के लिए सरकार द्वारा नीतिपरक एवं प्रशासनिक तैयारियां करना आवश्यक हो जाता है जिससे जान बचा जा सके, जिसके अंतर्गत वैकल्पिक संचार व्यवस्था, राहत कैंप व्यवस्था, आवश्यकता वस्तुओं की आपूर्ति एवं अन्य कार्यों करना शामिल है। अन्य कार्यक्रम शामिल क्या है? ताकि लोगों की जान बच सके और लोग सही स्थान में पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, ये सरकार आम जनता को देती है। ठीक है, और क्या होती है उसमें, क्या करती है? जब आपदा आती है तो प्रशासनिक तैयारी करती है और नीति परख करता है, कुछ न कुछ विचार करती है इस पर और सही से आम लोगों को सुविधा देती है ताकि आपदा से उसका क्षति ना हो, उसका जान बचे। ठीक है, चलिए आप इसका समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में उन अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, प्रस्तुति कीजिए दोस्तों, है ना। कह रहा प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है दोस्तों। कैसे लिखेंगे दोस्तों? लिखिए, कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में निम्न अंतर है। देख लीजिए अंतर क्या है दोस्तों। प्राकृतिक आपदा का अंतर पहले देख लीजिए, किसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा? हमारे वातावरण में घटने वाली वैसी घटनाएं जो प्रकृति कारणों से उत्पन्न होती है। हमारे वातावरण में घटने वाले वैसे घटना जो प्रकृति कारणों से उत्पन्न होती है ना, प्रकृति आपदा कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकृति आपदा। जैसे भूकंप, ये क्या है दोस्तों? भूकंप क्या होता है? प्रकृति से आने वाली एक आपदा है। बाढ़ भी है दोस्तों, सुखाड़, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ये सब क्या है दोस्तों? प्रकृति से आने वाली एक आपदा है दोस्तों। जो ऐसी आपदा जो हमारे वातावरण में घटित होने वाले ऐसी आपदा जो प्रकृति से घटने वाले होती है, प्रकृति से घटित होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें क्या होता है? भूकंप, बाढ़, सुनामी, है ना, सूखा,
भूस्खलन और चक्रवात आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, मानव जनित आपदा किसे कहते हैं, देख लीजिए। वैसी अब घटनाएं जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारणों के जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानवों को हानि पहुंचती हो मानव जनित आपदा कहलाती है। ऐसी आपदा, ऐसे घटना जो मानव द्वारा घटित होता हो और मानव को ज़्यादा हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, ऐसी आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हम देखिए रेल या मार्ग, युद्ध, आतंकवाद, महामारी और संप्रदाय दंगे, ये सब क्या है दोस्तों, मानव जनित आपदा है, जो मानव द्वारा घटित होते हैं दोस्तों। जो घटना मानव द्वारा घटित होते हैं और मानव को ज़्यादा क्षति पहुंचती है या नुकसान होता है, उसी को कहते हैं मानव जनित आपदा। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, युद्ध है, आतंकवाद है, महामारी और संप्रदायी दंगा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यही अंतर है दोस्तों दोनों में। चलिए इसको समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो बिहार में एक सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है, कैसे है, कौन सा राज्य दोस्तों, आपको सर्वाधिक राज्य कौन सा ऐसा है कि आपदाग्रस्त राज्य है और कैसे है दोस्तों, आपको यही भी बताना है। उत्तर लिखा है दोस्तों, उत्तर बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ कई प्रकार का प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ कई प्रकार के प्राकृतिक आपदा आती रहती है। यहाँ मुख्य रूप से बाढ़, सूखा, तूफान, वज्रपात और भूकंपीय आपदा आती रहती है। ये बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे क्या है, आपदाग्रस्त राज्य है दोस्तों। और यहाँ मुख्य रूप से बाढ़, सूखा, तूफान, वज्रपात और भूकंपीय आपदा आती रहती है। बाढ़ तो बिहार की नियत बन गई है। बाढ़ क्या आती है, बाढ़ बिहार की नियत बन गई है। उत्तर बिहार के लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की परेशानी को झेलते रहते हैं। सुखाड़ का प्रभाव दक्षिण पश्चिमी और मध्य दक्षिणी बिहार में अधिक पड़ता है। उसके बाद क्या देख लीजिए, तूफान का प्रभाव बिहार के उत्तरी पूर्वी जिलों में अधिक पड़ता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव उत्तरी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ता है। ये क्या है दोस्तों, भारत में सबसे आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है दोस्तों, तो बिहार है। और यहाँ आपदा तरह तरह के प्राकृतिक आपदा आती रहती है। ठीक है, चलिए आप समझे होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है तो आग आपदा के समय कौन से उपाय करना चाहिए। आग जब लगते हैं दोस्तों, ये आपदा आग लग जाती है तो कौन सा उपाय करना चाहिए, आपको ये बताना है। देख लीजिए दोस्तों, आंसर लिखेंगे दोस्तों। आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना एवं घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना चाहिए। जहाँ जले दोस्तों, जहाँ जो त्वचा जल जाए दोस्तों, वहाँ ठंडा पानी को डालना चाहिए। ठीक है, बर्फ से सहलाना चाहिए और बर्फ से सहलाना चाहिए। वन लोग आदि का उपयोग करना चाहिए। आग के फैलाव को रोकना, आग को फैलाव क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। और क्या है, बालू, मिट्टी एवं तालाब के जल का प्रयोग करना चाहिए ताकि आग बुझ जाए दोस्तों। यदि बिजली से आग लगी तो सबसे पहले बिजली का तार काट देना चाहिए। ये सबसे क्या है दोस्तों, ये सारे तरीके क्या है दोस्तों, आग से बचने का तरीके दोस्तों। आग जब लग जाती है, कोई त्वचा जल जाती है तो उसमें क्या डालेंगे, ठंडा पानी सबसे पहले डालेंगे दोस्तों, ठंडा पानी डालेंगे। उसके बाद क्या डालेंगे, बर्फ से सहलाएंगे, बरलौन यही कोई मलहम लगाएंगे दोस्तों का प्रयोग करेंगे। आग के फैलाव को रोकेंगे। बालू, मिट्टी एवं तालाब के जल का प्रयोग करेंगे रोकने के लिए। ठीक है, यदि बिजली से आग लगी है, क्या लगी है, अगर बिजली से आग लगी है तो सबसे पहले बिजली का तार काटेंगे। ठीक है, चलिए ये नियम है दोस्तों आग को रोकने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय को लिखिए। 4 उपाय लिखिए दोस्तों, भूकंप कैसे आप कम कर सकते हैं। उत्तर लिखा है दोस्तों, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय है। प्रथम उपाय दोस्तों, भवनों को आयताकार होना चाहिए। भवनों को किस प्रकार बनाएंगे दोस्तों, आयताकार बनाएंगे, भवनों को आयताकार बनाएंगे। और नक्शा साधारण होना चाहिए। नक्शा क्या होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों आप कि लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर एवं कंक्रीट के
कालम बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? कालम। लंबी दीवार को सलाह देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट के द्वारा कॉलम बनाना चाहिए। और तीसरा क्या लिखेंगे दोस्तों? तीसरा लिखेंगे नींव मजबूत एवं भूकंप रोधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नींव जब डालते हैं दोस्तों, घर बनाते हैं, तो नींव मजबूत एवं भूकंप रोधी होना चाहिए ताकि भूकंप का क्षमता वो सह पाए। और चौथा पॉइंट लिखेंगे दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति क्या भूकंप रोधी होना चाहिए। और खिड़की और दरवाजे भी ऐसे लगाए ताकि भूकंप से वो ना टूटे, भूकंप को सही से सहन कर पाए। ठीक है, चलिए यही है दोस्तों भूकंप के प्रभाव को रोकने का 5 तरीका। ठीक है, चलिए आप इसको समझे होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों तूफान महोरमी क्या है? तूफान महोरमी क्या है दोस्तों? उत्तर लिखे दोस्तों, ऊपर देख लीजिए। अक्टूबर नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में भयानक चक्रवात आती है। क्या आती है? बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर के महीने में भयंकर चक्रवात आती है, जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय राज्यों में तूफान महोरमी आता है। इससे समुद्री लहरें बहुत अधिक मात्रा में जल नदियों के मुहाने से प्रेषित रहता है। यह जल नदी में चढ़कर विस्तृत क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है, जिससे धन जन की अत्यधिक क्षति होती है। यह बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती है। और क्या होती है? बहुत बड़े पैमाने में क्या होती है? तबाही होती है। पैर और मकान वरिष्ठ हो जाते हैं और पैर और मकान क्या होते हैं? गिर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आप समझेंगे कि तूफान महोरमी क्या है दोस्तों। यही है कि मतलब बंगाल खाड़ी में अक्टूबर नवंबर के में क्या होते हैं? बहुत ही चक्रवात आती है, जिससे पानी इधर से उधर जाती है और उससे क्या होती है? बहुत नुकसान होती है दोस्तों, और पूरा जल से भर जाता है शहर और बहुत जान माल की क्षति होती है। और ये बड़े पैमाने पर तबाही करती है, पैर और मकान क्या गिर जाते हैं इससे। ठीक है, चलिए आप समझेंगे, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भूकंप क्या है? इसके बचाव के किन्हीं 2 उपाय को लिखिए। भूकंप क्या है उसके बारे में पहले बताएंगे दोस्तों, देख लीजिए। उत्तर लिखेंगे दोस्तों जब किसी बाहरी या यांत्रिक कारणों से पृथ्वी के भूतल में कंपन उत्पन्न होता है। जब किसी बाहरी या यांत्रिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल पर कंपन उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तो उसे भूकंप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भूकंप कहते हैं। इसके बचाव के निम्न उपाय है। इसके बचाव कितने उपाय है? निम्न उपाय देख लीजिए कौन से उपाय है। फर्स्ट लिखेंगे तो भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना चाहिए, जिससे भूकंप जो मकान सहन कर पाए ऐसे मकान बनाना चाहिए, भूकंप रोधी। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आप कैसे घर बनाएंगे दोस्तों, कैसे आप बचेंगे दोस्तों, किस तरह के दरवाजा बनाएंगे, इस तरह शिक्षित करना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपाय को वर्णन करें। दोनों के कैसे बचा सकते हैं, सुनामी और भूकंप से दोस्तों, आपको ये बताना है। लिखे हैं दोस्तों, उत्तर लिखे हैं भूकंप एवं सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जो काफ़ी विनाशकारी होता है। देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद क्या लिखेंगे? भूकंप से बचने के विभिन्न तरीके। भूकंप का सटीक पुनः अनुमान लगाया जाना चाहिए। सटीक क्या होता है? सटीक अनुमान, पुनः अनुमान, पहले अनुमान लगाया जा सकते हैं भूकंप आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे भूकंप रोधी मकान बनाना चाहिए। भूकंप रोधी क्या बनाना चाहिए? मकान बनाना चाहिए, ताकि मकान टूटे नहीं, जब भूकंप आए तो मकान गिरे नहीं या कुछ क्षति ना हो। तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, तीसरा देखिए क्या लिखेंगे, जनता को जागरूक बनाना चाहिए। देखिए आप इस प्रकार घर बनाएंगे और इस प्रकार रहेंगे दोस्तों, तो आप जो है ना भूकंप सही से नहीं आ पाएगा। इस तरह लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे विद्यालय में बच्चों को भूकंप की जानकारी दी जाना चाहिए, ताकि भूकंप क्या है, भूकंप को कैसे रोका जा सकता है, भूकंप से आप कैसे बच सकते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, किस प्रकार आते हैं, कैसे आप क्या बनाएंगे तो भूकंप से आप रुक जाएंगे दोस्तों। आपको भूकंप उतना जन की क्षति नहीं करेगा भूकंप। तो इस तरह शिक्षा देना चाहिए दोस्तों, भूकंप की जानकारी के बारे में बताना चाहिए बच्चों को विद्यालय में। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं सुनामी से आप कैसे बचे हैं दोस्तों, उसके बारे में आपको बताते हैं।
उसके बाद लिखा है तो सुनामी से बचने के विभिन्न तरीके। सुनामी से बचने के विभिन्न तरीके देख लीजिए। समुद्र के नज़दीक तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। क्या समुद्र के नज़दीक तटबंधों का निर्माण करना चाहिए, ताकि जब सुनामी आए तो तटबंधन जो बना रहेगा उसको इधर तटबंधन से उधर ही पानी रहे, पार पानी ना हो और जान माल की क्षति ना हो। तो दूसरे पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, तटबंधन के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए दोस्तों। तटबंधन जब जहाँ बनाएंगे दोस्तों वहाँ पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ताकि पानी उसी में फंसा रहे और बाहर ना आए और गांव मोहल्ले शहर में ना आए और क्षति ना पहुंचाए लोगों को, ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, तटीय क्षेत्रों के नज़दीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो तटीय के क्षेत्र में रहते हैं उसको क्या करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि वो सुनामी से बच सके। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों आप, सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना चाहिए। जो सुनामी से प्रभावित लोग हैं और जहां जिस क्षेत्रों में सुनामी से प्रभावित लोग परेशान हैं वहाँ क्या करना चाहिए, तत्काल मदद पहुंचाना चाहिए, ठीक है। चलिए आप इसे सुनामी से आप बच सकते हैं दोस्तों। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो भूकंप का अधिकतम प्रभाव क्षेत्र कौन सा है। भूकंप का अधिकतम प्रभाव क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, आपको ये बताना है। देखिए उत्तर लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे दोस्तों, यह भूकंप तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। इनमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार एवं नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है। इसे जोन 5 में रखा गया, इसे जोन 5 में रखा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो भूकंप क्या है। भारत के प्रमुख भूकंप क्षेत्रों विभाजित करने हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण करें दोस्तों। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को सीमोग्राफ यंत्र द्वारा अध्यक्ष आंखिल से मापते हैं। किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ एक यंत्र है दोस्तों, इससे भूकंप को नापते हैं। उसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत को निम्नांकित भूकंप क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। देख लीजिए दोस्तों कितना भागों वर्गीकृत किया गया दोस्तों, आप देख लीजिए। पहला लिखेगा दोस्तों जेन 1 मिले, इसके अंतर्गत भारत के दक्षिणी पठारी भाग आता है। जेन 1 में क्या आता है, दक्षिणी पठारी भाग भारत का, जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है, जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है दोस्तों। दूसरा पॉइंट लिखा है जेन 2, इसके अंतर्गत पराबीय द्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं, जहां भूकंप की तीव्रता कम होती है। और भूकंप की तीव्रता क्या होती है, सबसे कम होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए जोन 3 है दोस्तों आपका, इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं। और क्या लिखा है, चौथा पॉइंट लिखा है दोस्तों जोन 4 लिखा है, इसके अंतर्गत शिवालिंग हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, यह सब क्षेत्र भूकंप के अधिक खतरनाक क्षेत्रों में आते हैं। सबसे क्या होते हैं, सबसे खतरनाक क्षेत्र भूकंप का है दोस्तों। और जोन 5 लिखा है दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखा है, इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग, सिक्किम राज्य सम्मिलित है, जो भूकंप के सर्वाधिक खतरनाक चित्र माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं, सबसे खतरनाक चित्र माना जाता है जोन 5 दोस्तों, ठीक है। चलिए आप सबको समझेंगे, 5 भागों में इसको बांटा गया दोस्तों। भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में कितने भागों में बांटा गया, भूकंप को 5 क्षेत्रों में बांटा गया दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र में अंतर स्पष्ट करिए। भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र किसे कहते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी सतह का अचानक कंपना भूकंप कहलाता है। कंपनाना क्या कहलाती है, भूकंप। अचानक ऊपरी सतह का कंपन करना ही भूकंप कहलाती है। भूकंप का उद्गम पृथ्वी के गहराई में स्थित एक विदय होता है, उसे ध्यान को ही
ध्यान को ही कंपन केंद्र कहते हैं। उसे ध्यान को ही कंपन केंद्र कहते हैं। कंपन केंद्र अधिक गहराई में उत्पन्न होने पर उसका प्रभाव कम होता है। और गहराई में जब कंपन होता है दोस्तों तो उसे क्या होता है, उसका प्रभाव कम होता है। भूकंप केंद्र से उत्पन्न वाली तांग समकांग पर क्या चलकर धरातल के जिस भाग पर सर्वाधिक पहुंचती है, और धरातल के जिस भाग पर सर्वाधिक पहुंचती है धरातल के उस भाग का अधिक केंद्र कहा जाता है। उसी भाग को क्या कहता है, अधिक केंद्र कहा जाता है। अधिक केंद्र क्या दोस्तों, अधिक केंद्र पर भूकंप की तरंगों का प्रभाव अधिक मिलता है और भूकंप की तरंग मिलता है, उसमें कंपन मिलता है, उसको क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। और इसमें क्या मिलते हैं, तरंग, भूकंप के तरंगों का प्रभाव अधिक होता है। अधिक केंद्र में जैसे जैसे पूरी दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है प्रभाव कम होते जाते हैं, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे कंपन कम होती जाती है, जिसको अधिक केंद्र कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें। सुखाड़ क्या है दोस्तों और हमारे जीवन पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। उत्तर लिखें दोस्तों, सुखाड़ हमारे जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव डालता है। सुखाड़ हमारे जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव डालता है। कौन कौन से डालता है दोस्तों, देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, सूखा से कृषि उत्पादन कम हो जाता है। सूखा से क्या होता है, कृषि उत्पादन कम होता है, तो अनाज ये सारे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। सुखाड़ जब आ जाती है खेती में तो अनाज नहीं होती है, जिससे क्या होती है, हमारे जीवन में कृषि कार्य कम हो जाता है, क्योंकि इसके कारण कहीं तो फसलें को बुनाई नहीं हो पाती या क्या बनाई नहीं पाती है, बुनाई देर से हो पाती है, और बुनाई भी क्या होती है, देर से हो पाती है, ताकि सुखाड़ हो जाता है, सूखा जाता है खेत तो बुनाई नहीं हो पाती है, जिससे सही टाइम पर फसल नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों आप, सूखा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ जाती है। सूखा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ जाती है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे तो सूखा के कारण पशु चारे की कमी हो जाती है, और सूखा के समय क्या होते है, पशु चारे की कमी हो जाती है। सूखा के कारण पेय जल की कमी हो जाती है, और सूखा कारण क्या होती है, पेय जल की कमी हो जाती है। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे, जिससे खरीफ की फसल बहुत अधिक प्रभावित होती है। और खरीफ की फसल क्या होती है, बहुत अधिक प्रभावित होती है। ये क्या खरीफ फसल किस में है दोस्तों, पानी वाला फसल होता है दोस्तों, और जब सुखाड़ आता है तो ये खरीफ फसल बहुत ही इसको प्रभावित होते हैं दोस्तों, ये नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट को समझोगे दोस्तों कि सूखा हमारे जीवन में किस तरह प्रभाव डालता है दोस्तों। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा, सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। सुखाड़ को प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, तो उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है दोस्तों, उत्तर लिखें, देख लीजिए। निम्न प्रयोगों द्वारा सुखाड़ प्रबंधन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 लिखा है, जल ग्रहण क्षेत्रों में बांध बनाकर एवं छोटे छोटे जलाशय बनाकर। जल ग्रहण क्षेत्रों में क्या होते हैं, बांध बनाकर एवं छोटे छोटे जलाशय बनाकर आप जो पानी को रोक लीजिए दोस्तों, और जब सुखाड़ आती है खेतों में तो वहाँ सुखाड़ पानी से सही से क्या सुखाड़ को मिटा दीजिए दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है, सुखाड़ क्षेत्रों में वृक्षों की घनत्व में वृद्धि कर। और सुखाड़ कैसे रोक सकते हैं दोस्तों, कि जिस क्षेत्रों में सुखाड़ है उस क्षेत्रों में वृक्ष ज़्यादा रोपे, ज़्यादा उसको वृक्ष लगाए दोस्तों, ताकि उसमें पानी आ जाए। तो उसके बाद क्या लिखा है, सही से पानी हो और सुखाड़ ना हो दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट, शुष्क फसलों की बुनाई एवं टिप सिंचाई विधि को अपनाकर। और शुष्क फसलों की बुनाई एवं टिप सिंचाई के विधि को अपनाकर आप सुखाड़ से क्या लड़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है, नहरों द्वारा सूखे क्षेत्रों में जल पहुंचाकर। नहर द्वारा दोस्तों आप जिस क्षेत्रों में सुखाड़ आ गया दोस्तों, तो नहर में पानी खोलकर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि उस क्षेत्रों में पानी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप समझोगे दोस्तों कि सुखाड़ का प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन को नोट बना कर कॉपी उतारिएगा और सही से पढ़ के याद कीजिए, क्योंकि और दोस्तों आपको सुखाड़ ये जो दोस्तों आपदा प्रबंधन ये चैप्टर आपको हर बोर्ड एग्जाम में और हर बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो सूखे के परिणामों का उल्लेख करें। सूखे के परिणामों का उल्लेख करें, देखिए कैसे करेंगे दोस्तों।
लिखेंगे सूखे की स्थिति में फसलें नष्ट हो जाने से खाद्यान्न उत्पन्न कम हो जाता है, और खाद्यान्न उत्पन्न क्या होती है, कम हो जाता है, जिससे खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर इस स्थिति को अकाल कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं, इसको अकाल कहते हैं। फसलों के सूखने के कारण मवेशियों के लिए चारा का अकाल हो जाता है, और फसल सूखने से क्या होता है, मवेशियों के लिए, गाय भैंस के लिए क्या होता है दोस्तों, चारा के लिए क्या होती है, उसके खाने की चारा जो होता है दोस्तों, वो उसका अकाल पड़ जाता है। साथ ही सभी जीवों के लिए जल का अभाव हो जाता है, और साथ ही सभी जीवों के लिए जल का क्या होता है, अभाव हो जाता है। ठीक है, इसको समझेंगे। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों सुनामी से बचाव के उपाय को उल्लेख करें। दोस्तों सुनामी कैसे बच सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए। सुनामी से बचने के विभिन्न तरीके हैं। समुद्र के नज़दीक तटियों का निर्माण करना चाहिए, और क्या लिखा है, तटियों के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए। और तीसरे पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, तटीय क्षेत्रों के नज़दीक ही रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। और चौथे पॉइंट, सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। दोस्तों सुनामी संभावित क्षेत्रों में तो घर कैसे निर्माण कर सकते हैं, इसका विचार कीजिए। दोस्तों देख लीजिए कैसे लिखेंगे। सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण तट से दूर करना चाहिए, और तट से, जहाँ समुद्री तट है दोस्तों, उससे दूर घर बनाना चाहिए। गृह निर्माण का कार्य समतल भागों की उपेक्षा सामान्यतः ऊंचे भागों पर किया जाना चाहिए, और समतल ना होना चाहिए, ऊंचे भाग होना चाहिए, उस पर ये घर बनाना चाहिए। तथा मकान निर्माण इस प्रकार हो कि भूकंप एवं सुनामी लहर का प्रभाव कम से कम हो, और ऐसे निर्माण करे मकान का कि भूकंप और सुनामी का क्या हो, प्रभाव उस पर कम पड़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको समझाऊंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है तो बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का वर्णन करें। देख लीजिए दोस्तों कैसे लिखेंगे। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे जान माल एवं मवेशियों नीति पहुंचती है। क्या होती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करने पर आकस्मिक प्रबंधन के बाद सबसे पहले जल से घिरे हुए व्यक्ति को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। उसके बाद मवेशियों को तथा घर के आवश्यक सामग्रियों को, इन सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन, पेयजल, वस्त्र एवं समुचित दवाओं का प्रबंध करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको समझोगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। बाढ़ कैसे आती है दोस्तों, उत्तर लिखेंगे, देख लीजिए। अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता है। अधिक वर्षा होता है दोस्तों, जल में, नदी में क्या होती है, जल का जम जाता है दोस्तों, ये जमा हो जाता है। साथ ही अवसादों के जमा होने के कारण फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कम आती है। नदी तल के भरने के कारण जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। धीरे क्या होता है, उसका तल ऊपर उठ जाता है, और नदी का तटबंधन पर दबाव बढ़ जाता है। और नदी के तटबंधन क्या होता है, दबाव बन जाता है, फलतः तटबंधन टूट जाता है, और तटबंधन क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और नदी का जल, और नदी का क्या लिखा है दोस्तों, नदी का जल, देख लीजिए तो क्या लिखा है, नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाते हैं, जिससे बाढ़ आती है। जिससे क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। देख लीजिए तो आप स्क्रीन से ले लीजिए, नोट बना सही से लिखेगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखे तो बाढ़ से बचाव के सुझावों को लिखे। बाढ़ से कैसे बच सकते हैं दोस्तों, उत्तर लिखें, देख लीजिए। उत्तर लिखेंगे दोस्तों, हाथों से स्ट्रेचर बनाना, इसे दो व्यक्ति एवं एक दूसरे की कलाई बांधकर अस्थायी स्ट्रेचर बना लेते हैं। दूसरा लिखेंगे, ऊपरी कपड़ों द्वारा स्ट्रेचर बनाना, कमीज आदि का प्रयोग कर कपड़ों के दोनों तरफ टंडे डालकर स्ट्रेचर बनाकर घायल व्यक्ति को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों क्या, बाढ़ से आदमियों को जान बचाया जा सकता है। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, तीसरा पॉइंट, तैरने के लिए पिंपों का उपयोग किया जाता है। तैरने के लिए पिंपों का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, ट्यूब में हवा भरकर, ट्यूब में यानी टायर में हवा भरकर दोस्तों तैरने के प्रयोग होता है, और टायर में हवा भर के तैरने का प्रयोग होता है दोस्तों। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे, केले के
पैरों के तनों का उपयोग भी बचाव के लिए किया जा सकता है। बचाव के लिए क्या किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। बाढ़ से आप कैसे बच सकते हैं दोस्तों, आपको बता दिए। स्कीम सोच ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों को लिखिए। बिहार में कैसे बाढ़ आते हैं दोस्तों, इसका 4 कारणों को लिखिए। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। बिहार में बाढ़ आने के कारण निम्न है। पहले लिखेंगे उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपार जल राशि के कारण बाढ़ आती है। अपार वहाँ क्या होती है, जल रहती है दोस्तों, अधिक मात्रा में जल रहती है। इसी कारण उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाले जो जल होता है वो उसके कारण बाढ़ आती है बिहार में। उसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, नदियों में सिल्ट के जमने से तली की गहराई में कम हो जाती है। और तल के गहराई में क्या होती है, कम हो जाती है। इसी कारण की बिहार में भी बाढ़ आती है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बिहार में नदियों मार्ग परिवर्तित करती रहती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, उत्तर बिहार के मैदानी भाग की छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि से जल लंबित होकर बाढ़ का दृश्य उत्पन्न करती है। और छोटी छोटी नदी क्या होती है, भर जाती है, जिससे वो बांध को तोड़कर पूरे गांव में फैल जाती है, जिससे बाढ़ आ जाती है दोस्तों। और धन जल का क्षति होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों स्क्रीन शॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बाढ़ के कारण एवं सुरक्षा संबंधित उपाय का वर्णन करें। सुरक्षा संबंधित उपाय का वर्णन करें। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे तो उत्तर, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक क्या है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण अधिक संख्या में जान माल का नुकसान होता है। देख लीजिए तो बाढ़ के निम्न कारण है। निम्न कारण दोस्तों उत्तर लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए, नदियों में अधिक मात्रा में वर्षा जल के पहुंचने से बाढ़ आती है। वर्षा जल के पहुंचने क्या होती है, बाढ़ आती है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वर्षा जल के साथ नदी की घाटी में मिट्टी के जमा होने से बाढ़ आती है। तीसरा पॉइंट, वनस्पतियों की कटाई के कारण बाढ़ आती है। वनस्पति को यानी पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए ताकि उसका रास्ता साफ हो जाता है दोस्तों पानी का, और उस कारण बाढ़ आ जाती है। अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं दोस्तों तो सही से उसका रकोब कर पाएगा, पानी का रोक पाएगा पानी को, ताकि बाढ़ ना आए। उसके बाद कहेंगे कमजोर तटबंधों के टूटने के से बाढ़ आता है। और कमजोर तटबंधन रहता है दोस्तों, ताकि उसको तोड़ कर पानी क्या करता है, बाहर निकल जाता है और पूरे में बाढ़ आ जाता है दोस्तों। इसी कारण तटबंधन क्या होंगे, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, हिमस्खलन क्या है, इसका प्रभाव किन किन राज्यों में पड़ता है। किन किन राज्यों में पड़ता है देख लीजिए दोस्तों। कुछ नदियों का स्रोत हिमाच्छादित होता है। बर्फ के बहुत मात्रा में पिघलने से नदियों में अचानक बहुत अधिक पानी बहने लगता है। बर्फ पिघलने से क्या होता है दोस्तों, नदियों में अचानक बहुत पानी बहने लगता है। मैदानी भागों में बहाव अवरोध होने पर यह किनारों को तोड़कर अलग अलग के क्षेत्रों में जलमग्न कर देता है। हिमाचल प्रदेश, उसका उत्तराखंड राज्य इसके प्रभाव में रहता है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इसके प्रभाव में रहता है, ठीक है दोस्तों, हिमस्खलन का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है हिमस्खलन के कितने रूप होते हैं दोस्तों। देख लीजिए उत्तर देख लीजिए। हिमस्खलन कई रूपों में होते हैं जिनमें प्रमुख है। प्रमुख देख लीजिए दोस्तों। प्रमुख है दोस्तों आपका सेल अथवा मृदा प्रांत, इसमें अचानक टूटकर स्थानांतरित हो जाती है। क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों आप, सपन, इसमें बड़े सेल टूटकर गतिमान होकर तेजी से गिरते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, पर्वों में इसमें लगातार सेलों का गिरना, लंबे समय तक जारी रहना। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे दोस्तों आप, वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कचरे का नीचा गिरना। क्या है, वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कचरे का नीचा गिरना, ठीक है। ये क्या है, हिमस्खलन का दोस्तों कितने रूप होते हैं आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो संचार उपग्रह के क्या कारण है। संचार उपग्रह के क्या कारण है दोस्तों, देख लीजिए। उत्तर लिखे हैं, संचार उपग्रह यांत्रिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन कम स्टेज सेट फोन ही है। इसमें सेट कॉम उपग्रह आधारित संचार के लिए और सेट फोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल के लिए उपयोग किए जाते हैं।
संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल और सी कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। और क्या होता है, ट्रांसपोर्ट निश्चित एक फ्री क्यूबेसी पर बातचीत हो पाता है और उससे विस्तारित कर अन्य फ्रीक्वेंसी की मदद से पृथ्वी पर वापस भेजता है। पृथ्वी क्या भेजता है, वापस भेजता है दोस्तों। ठीक है, समझेंगे दोस्तों इसको आप कि संचार वगैरह क्या है। जब यांत्रिक ऊपर में जाते हैं तो क्या करते हैं, निश्चित ट्रांसपोर्टर निश्चित एक क्यूबेसी पर बातचीत को क्या करता पकड़ता है और उससे विस्तारित कर अन्य फ्री क्यूबेसी की मदद से पृथ्वी पर वापस भेजता है। ठीक है, समझेंगे इसको। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो अगस्त और फरवरी में किस महीने की ओलावृष्टि से अत्यधिक हानि होती है। ओलावृष्टि से अत्यधिक हानि होती है दोस्तों। देख लीजिए, कभी कभी वर्षा के समय पानी से अधिक बर्फ टूटने की बौछार होने लगती है, इससे ओलावृष्टि कहा जाता है। इससे क्या तो ओलावृष्टि कहा जाता है। ओलावृष्टि तो कभी भी हो सकता है। ओलावृष्टि कभी हो सकता है जब बर्फ पिघलेगा दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, बर्फ में उससे बौछार होने लगती है बर्फ का और ज़्यादा पानी भर जाता है, उससे क्या होता है ओलावृष्टि। इसे ही कहा है। तो ओलावृष्टि कभी हो सकता है जब तक बर्फ पिघलेगा और पानी अधिक रहेगा। उसके बाद परंतु खरीफ फसलों के समय की ओलावृष्टि से अत्यधिक बर्बादी होती है। और जब खरीफ फसल होता है उसमें क्या होता है, जब बर्फ पिघलता है और ज़्यादा पानी हो जाता है दोस्तों, तो खरीफ फसलें क्या होती है, खरीफ फसलों को ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों। सब्जियां और अनाज की फसल नष्ट होने से आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। फरवरी महीना की ओलावृष्टि से अत्यधिक हानि होती है, जिससे क्या होती है तो बर्फ पिघलने लगती है। और क्या होती है, सबसे ज़्यादा किससे हानि होती है, खरीफ फसल की, और सब्जियां और अनाज की फसल नष्ट होने लगती है। ठीक है, चलिए आप समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो विश्व का कौन सा क्षेत्र सुनामी से प्रभावित है और क्यों है दोस्तों, देख लीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों, प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र ज्वालामुखी परता से भरा हुआ है। इसे अग्निविलय के नाम से जाना जाता है, अग्निविलय के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र प्लेट टेक्टोनिक कार्य से भी अत्यधिक प्रभावित है। यही कारण है कि यह क्षेत्र सुनामी से प्रभावित है। यही कारण है कि ये क्षेत्र क्या सुनामी से प्रभावित है। हाल ही में जापान में आई सुनामी इसका ज्वलंत उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा जाए तो चक्रवात किसे कहते हैं, देख लीजिए दोस्तों। जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बनता है और चारों ओर उच्च दाब रहता है, तो बाहर से केंद्र की और बड़ी तेजी से वायु निकलती है। बड़ी तेजी से क्या निकलती है दोस्तों, वायु निकलती है, जिससे चक्रवात कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। समझेंगे दोस्तों। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, ओलावृष्टि किसे कहते हैं। ओलावृष्टि देख लीजिए किसे कहते हैं, वर्षा के साथ साथ बर्फ के टूटने की बौछार को ओलावृष्टि कहते हैं। वर्षा के साथ साथ बर्फ के टूटने की बौछार को ओलावृष्टि कहते हैं। खरीफ फसलों के समय ओलावृष्टि से फसलों की बर्बादी होती है। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, आकस्मिक प्रबंधन को कैसे फसल बनाया जा सकता है। आकस्मिक प्रबंधन को कैसे सफल बनाया जा सकता है दोस्तों, देख लीजिए कैसे लिखेंगे दोस्तों। उत्तर लिखें, खाद्य पदार्थ पशुचारण महामारी आने से संबंधित जीवन रक्षक दवाई छिड़काव की समांगी इत्यादि का पूर्ण प्रबंधन आकस्मिक प्रबंधन को सफल बना देते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या लिखें, देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। उसके बाद लिखा तो 1984 ईस्वी में भोपाल स्थित यूनानी कार्बोहाइड्रेट के कारखानों से रिसर्व होने वाली किस गैस के कारण भयानक घटना हुई थी दोस्तों। देख लीजिए क्या लिखेंगे दोस्तों, 1984 ईस्वी में भोपाल स्थित यूनानी कार्बोहाइड्रेट के कारखानों से रिसर्व होने वाली मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC गैस के निकलने से भयानक घटना हुई। कब निकली दोस्तों, 1984। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, बर्नोल नामक दवाई किस काम में उपयुक्त होता है। लिखेंगे, जले लोगों का प्राथमिक उपचार के रूप में जले भाग पर बर्नोल मलहम का लेप लगाना उचित होता है दोस्तों, आपको पहले ही बताया दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे, उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो ओलावृष्टि क्या है, इसके
आर्थिक दुष्परिणाम बताइए दोस्तों। देख लीजिए क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे जब संघनित की क्रिया हिमांक से नीचे संपन्न होती है तब वाष्प हिमकणों के रूप में, जब वाष्प हिमकणों के रूप में मटर के आकार से लेकर बड़े गेंदों के आकार में नीचे गिरता है, इसे ही ओलावृष्टि कहते हैं। इससे फसलों एवं पशुधन की भारी क्षति होती है। खड़ी फसलों के अलावे खेत खलिहान में रखी फसलों की भी हानि होती है, दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है। 80 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप कर लीजिए दोस्तों। क्या लिखा है लिख लीजिए, मेगा स्पोर्ट क्यों और कहाँ होता है? मेगा स्पोर्ट क्यों और कहाँ होता है दोस्तों? देख लीजिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। इसका आंसर देख लीजिए, उत्तर लिखेंगे दोस्तों। देख लीजिए उत्तर लिखेंगे दोस्तों, गर्म एवं आर्द्र पवन पर्वतीय ढालों से टकराकर तेजी से मेघ के रूप में घनीभूत होकर तीव्र छंछारवात का निर्माण करते हैं। इनमें मौजूद जलवाष्प तेजी से संघनित होकर मोटी धार के रूप में नीचे गिरता है। इसे ही क्या कहते हैं आप दोस्तों? इसे ही मेघ स्फोट कहा जाता है ना? क्या कहते हैं? मेघ स्फोट कहते हैं। कभी कभी तो यह वर्षा नदी की पतली धारा के समान होती है। 15 से 16 जून 2013 को उत्तराखंड में मेघ स्फोट के कारण हजारों लोग काल कमलित हो गए थे, नहीं मर गए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको आप समझेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ताकि आप नोट बना पाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चन को नोट बनाएंगे दोस्तों ताकि आप सही से याद कर पाए। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को ही एंड करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।